What is happening in India, Indian startup ecosystem? आपको अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आपको चाय की दुकानों, केक की दुकानों से उठना पड़ेगा। ये स्टार्टअप नहीं है। आइडिया तो ऐसा होता है कि रात को आप बिस्तर पे जाते हो तो 10 आइडिया आते हैं और आप सोचते हो सुबह याद रहेंगे, वर्क करूँगा। सुबह आपको पता ही नहीं होता रात को वो क्या आइडिया थे, राइट। अल्टीमेटली स्टार्टअप का फंडा सिंपल है, आप बेच पा रहे हो तो आप कमा पा रहे हो। इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होती है? अब कोई वेट नहीं करना चाहता, भले उसकी जरूरत 10 दिन बाद है, लेकिन आज मैंने एस्पायर किया, मैंने आज ऑर्डर किया, आज की रात ही आना चाहिए। आई वांट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सेल्स। मोर देन स्टोरी टेलिंग, क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग इज वेरी 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 क्रिटिकल। और वो तभी पॉसिबल है जब when we see the R&D budget of both the countries like India and China, तो चाइना का R&D बजट है $500 बिलियन। ऑन दी अदर हैंड इंडिया शायद बहुत करीब भी नहीं है। वी ओनली हैव द बजट ऑफ $17 बिलियन। हाउ डू यू सी बोथ द थिंग्स? आप इसको अगर ऐसे देखो कि हाउ डू यू सी दिस, लाइक व्हाई पीपल आर चूजिंग टू गेट ड्रॉप आउट जस्ट बिकॉज दिस इज कूल? 10, 15, 20 लाख में एक ऐसी एक स्टोरी आती है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, सक्सेसफुल हो गया या हो गई। वन ऑफ केस कैन नॉट बी द इन्फ्लुएंस ऑफ योर लाइफ। लोग उसको इन्फ्लुएंस ले लेते हैं। If someone, a 25-year-old person want to build startups now in India, कौन सी 5 major problems हैं जो इंडिया के अंदर you think कि startups के साथ में problems आती है while building the startup और scaling the startup? कि लोगों को ये लगता है कि स्टार्टअप शुरू करने का मतलब है पैसा मिल जाएगा। हम लोग वैल्यू एडिशन में बिलीव नहीं करते हैं, हम भेड़चाल में बिलीव करते हैं। विजय मनोज सर, स्वागत है आपका आशीष इंटरेक्शन पॉडकास्ट में। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच। आपका डोमेन है, सो आई एम योर स्टूडेंट हियर, फीलिंग एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच आशीष जी। आई एम इक्वली एक्साइटेड। भैया, सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है आपकी स्टोरी के बारे में। तो हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, व्हेन वी फर्स्ट टाइम मेट, यू टोल्ड मी कि आपने 2100 रुपये से अपना करियर शुरू किया था एंड देन यू रीच टू इंडियाज टॉप CEO। तो आई वांट टू नो योर स्टोरी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। Yes, so I could get lucky after 27 years of hard work. Actually, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बताता हूँ, मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ, रहने वाला मैं राजस्थान का हूँ। मेरी सारी स्कूलिंग यूपी और बिहार में हुई और मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन MBA पूना से हुआ। सो काइंड ऑफ सारा जोन्स ऑफ इंडिया मेरे ट्रैवल हुए। 2100 रुपये इज़ इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया 93 में, उस समय मैंने बिहार से किया था ग्रेजुएशन और पूरी ज़िंदगी हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करी। मेरे फादर बिहार यूपी में उस समय जॉब किया करते थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी, उनकी कोशिश ये होती थी कि ये बाहर चला जाए पढ़ने। मुझे जब भी बाहर भेजा जाता था पढ़ने, सो आई यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम चाइल्ड आशीष जी। मुझे पिलानी भेजा गया पढ़ने, मैं बोला नहीं पढ़ना जी, आई वांट टू बी बैक। मैं वापस आ गया। मुझे जयपुर भेजा गया पढ़ने इन 7th स्टैंडर्ड, मैं वापस आ गया कि नहीं, मेरे को तो घर पे ही जाना है। फिर मैं कलकत्ता गया एंड इन तीनों जगह में 3rd, 5th, 7th, 9th, जहाँ भी तीनों चारों जगह में मैं गया, मेरी इच्छा होती थी कि नहीं, मुझे बाहर जाके पढ़ना है बचपन से ही। ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ जाता था मैं बोलता था नहीं यार, मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, मैं वापस आ जाता था। ठीक है। फाइनली माय फादर डिसाइडेड कि यार ये तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जहाँ है हमारे साथ ही रह, पढ़ाई कर। किसी तरीके से ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में और देन आई सेट कि अब मेरे को, सारे लोग एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते, मुझे ऑफिस में बैठ के नौकरी करनी है। समझाया गया, ठीक है, कि अब तूने ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियर बन नहीं सकता, CA कर नहीं सकता, MBA कर ले। बहुत कोशिश की गई। ठीक है। मेरे फादर की एक लाइन है जो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि 2 साल की रगड़ाई और उसके बाद जीवन भर की ऐश, या अभी 2 साल की ऐश और जीवन भर की रगड़ाई। सो वो ये कह रहे थे कि 2 साल और मेहनत कर ले, पढ़ ले, ये रगड़ाई के साल होंगे, पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहेगा। ठीक है। नहीं करेगा तो 2 साल शुरुआत की नौकरी बहुत अच्छी होगी, पूरी ज़िंदगी तेरी कोई लाइफ नहीं होगी। नहीं सुनना था, नहीं सुनी। 93 में बॉम्बे में जॉब लिया 2100 रुपये में। 2100 रुपये का जॉब 93 में, आप समझ सकते हो कैसी नौकरी रही होगी। आई मीन अ ग्रेजुएट, बिहार से आया हुआ। आप बस पियोन नहीं होते थे, आप फाइलिंग असिस्टेंट होते थे, राइट। सो फाइलें उठाना, फाइलिंग करना और कुछ चीज़ों को लोगों की टेबल्स पे मैनेज करना, ये सब करना काम होता था।
अब कमाने लग गए थे तो किसी के साथ रहना नहीं था, तो रहने के लिए एक जो जगह चुनी, मेरा ऑफिस होता था नारीवन पॉइंट पे, और बॉम्बे का आपको आइडिया है, सो एक जगह होती है कल्याण के आगे कॉल्ड शहर, जो सेंचुरियन की टाउनशिप है, वहाँ मैं रहता था। तो वन वे मुझे 2.5 घंटे लगते थे। सो आप पहले कुछ किलोमीटर वॉक करते थे, फिर एक ट्रेन लेते थे, फिर चेंज करते थे, फिर दूसरी ट्रेन लेते थे, फिर वीटी स्टेशन से शेयर टैक्सी या बस लेते थे, फिर नारीवन पॉइंट आप अपने ऑफिस के बिल्डिंग में पहुंचते थे, राइट। और वो जो 2.5 घंटे का सफ़र है, उसने 10 दिन में मुझे ये रियलाइज़ करा दिया कि ये रगड़ाई मेरे काम की नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पहले सारी फैमिली ट्राई कर चुकी थी कि इसको MBA करना चाहिए क्योंकि शार्प है, कर लेगा। सबको मना कर चुका था। अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरे को यहाँ से निकलना है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2100 रुपये कुछ किराए में, कुछ बस और ट्रेन के फेयर में निकल जाते थे। रात का खाना चूँकि ऑफिस में लेट होते थे तो ऑफिस अकाउंट में खा लेते थे। दिन के खाने के पैसे बहुत लिमिटेड होते थे। कमा रहे थे तो मंगाना नहीं होता था। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम स्टेटस है, बॉम्बे नारीवन पॉइंट पे। 93 में उसका बाहर एक काउंटर होता था, वो 10 रुपये में वेज बिरयानी देता था, अनलिमिटेड चटनी के साथ। मैंने 6 महीने नौकरी करी आशीष जी, मैंने 6 महीने वो अनलिमिटेड वेज बिरयानी ही खाई। आज मैं चावल नहीं खाता हूँ। सो एनीवे, सोचा अब MBA तो करना पड़ेगा क्योंकि बैठना तो AC ऑफिस में है, कैबिन में, एयर कंडीशन कैबिन्स में है। IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स लिया। ट्रेन में जब खड़े होते थे तो सो जाते थे, जब बैठने को मिलता था तो पढ़ना शुरू कर देते थे। छुट्टी ले नहीं सकते थे, किसी को बता सकते नहीं थे। आई वॉज लकी और मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया। फिर 94 में मैंने MBA ज्वाइन किया पुणे जाके, ठीक है, कैट के थ्रू। उसके बाद से फिर लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदलनी शुरू हुई, नौकरी शुरू की उसके बाद। सो वो पहली नौकरी बिना MBA के 2100 रुपये से 2022 में आई बिकेम द CEO ऑफ द ईयर फॉर इंडिया। सो इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द कंट्री, हिंडाल्को ग्रुप से लेके खाद बेची, पाइप्स फिटिंग्स भेजी, रियल एस्टेट में काम किया, टेक्सटाइल में काम किया, वुड इंडस्ट्री में, फर्नीचर में काम किया, बहुत सारी। सो ऐसा मजाक में कहा जाता है, मैं खुद ही कहता हूँ कि मैंने रोटी, कपड़ा और मकान तीनों इंडस्ट्री में काम कर लिया है। और पिछले 2-3 साल से मैं इंदौर आ गया हूँ टू आई वांट टू बी विद माय पेरेंट्स। सो नाउ आई एम इनटू माय ओन बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग। कोशिश करता हूँ लोगों के बिजनेसेस को अपस्केल करने की, स्ट्रक्चर करने की, और साथ में कुछ भी मेंटरिंग वगैरह जो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। आई थिंक आपने आपकी स्टोरी बताई थी, व्हाई डिड यू लेफ्ट कॉर्पोरेट, सो आई वांट टू नो कि क्यों कॉर्पोरेट छोड़ा। 2021 में मैं एक लिस्टेड कंपनी का प्रेसिडेंट था। आई वाज बेस्ड इन गुड़गांव, वन ऑफ द टॉप मोस्ट CEOs, एंड आई थिंक 21 आई वाज एग्जैक्टली इन 2020 आई वाज 49 ईयर्स, मैं 49 साल का था। और मेरे पेरेंट्स रिटायरमेंट, मेरे फादर रिटायरमेंट के बाद से इंदौर शिफ्ट हो गए। वो लोग इंदौर ही रहते हैं, मैं गुड़गांव बेस्ड था। सो मैं दिवाली के एक दिन पहले जब इंदौर आया तो मैंने देखा कि माय फादर वाज अ लिटिल अनवेल। वो शायद थोड़ा उन्हें बुखार वगैरह होगा। मदर ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने पूछा, मैंने पूछा पापा किधर हैं, तो बोले उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अपनी रोज़ बात होती है, आप लोगों ने बताया नहीं। बोले तू परेशान हो जाता। वो जो लाइन है, उस लाइन ने आशीष जी मुझे उसी समय की क्लैरिटी दे दी कि यार ऐसी नौकरी नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप ये सोचें कि इसको कुछ बोलेंगे हमारे बारे में तो ये परेशान हो जाएगा, और मेरे को ये चिंता बनी रहे कि ये तो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, वो कैसे होंगे, है ना। उसी दिन मैंने अपने कंपनी के चेयरमैन को एक व्हाट्सएप भेजा कि सर, अच्छा मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंगली, मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था अक्टूबर 2019 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। कंपनी नवंबर में लिस्ट हुई और 10 महीने में मैं उस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया।
राइट। ठीक है। सो मैं सितंबर में प्रेसिडेंट बना था और ये अक्टूबर की बात है। तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस हालात में अपने माँ बाप के साथ ना रहूं। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि नहीं आप इंदौर से कर लो, मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, ये इमोशंस का मामला है, ये इमोशंस मैनेज नहीं होंगे, मेरा प्रायोरिटी कुछ अलग है। बस उसके बाद से इंदौर आ गए। सो एट द एज ऑफ 49 आई वॉज हियर, और 50 साल की उम्र में मैं यहाँ था। आई वॉज जॉबलेस। कोई प्लान नहीं था कि इंदौर आऊँगा, कभी सोचा नहीं था कि जब आप अपने करियर, आई मीन बीइंग वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल इन द लिस्टेड कंपनीज वर्ल्ड इन इंडिया, आपकी उड़ान शुरू हुई थी। राइट। शायद मैंने उस चीज़ को अभी भी नहीं महसूस किया कि मैंने कुछ छोड़ा है। मेरे को लगा मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे लिए राइट ये है कि आई वॉन्ट टू बी विद माई पेरेंट्स। छोड़ के आ गया। द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड आई थिंक सबसे अच्छा मेरी लाइफ का डिसीजन अभी तक का वही है। आई थिंक ये चीज़ मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुई कि काम के साथ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड बिफोर कोविड। तो जब व्हेन आई इंटर्न बिजनेस फेज, तो 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छा चला बिजनेस, एंड उसके बाद में जो कोविड से लॉस हुआ था उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो वहाँ से फिर हसल कल्चर शुरू हो गया कि बिल्कुल हसल कर रहे हैं 16-18 आवर्स, सिर्फ काम काम काम, और टाइम मिल रहा है सो रहे हैं, घर पे बात नहीं हो रही है। महीनों हो गए थे घर पे बात किए हुए, और एक टाइम पे ऐसा भी फेज आया जब हम साल भर में सिर्फ दिवाली पे घर जा रहे हैं, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए। तो आई हैड दिस फेज फॉर अराउंड लाइक 2-3 ईयर्स, एंड देन अभी लास्ट ईयर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार फैमिली के साथ टाइम बिताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस फेज़ में। व्हाट डू यू फील अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस इन दिस केस? आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया, इस एज में लोगों को रियलाइज अभी भी नहीं होता है। सो यू बीन वेरी लकी, आई मस्ट से, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दिस एंड सॉर्टेड। यस, टू मी देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना होता है, राइट? क्योंकि आप अपने घर पे रह के भी वर्क कर सकते हो। कोविड ने सिखाया वर्क फ्रॉम होम, लेकिन उसके अलावा भी घर पे रह के, इन द सेंस आप उस सिटी में रह सकते हो जहाँ पे आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने बोला कि आप ऐसा टाइम आता था कि साल में एक ही बार मिल पाते थे, है ना? आई यूज टू टेक, मैं महीने में 18 फ्लाइट्स लेता था। मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने शायद महीने में 27 दिन ट्रैवल किया होगा। मतलब सीनियर मोस्ट पोजीशन पे होते हुए भी, क्योंकि आपको टीम को लीड करना होता है। उसमें या तो आप वर्क कर लो या बैलेंस कर लो। आपको अगर लाइफ में बैलेंस चाहिए तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई पर्सनली फील कि प्रायोरिटीज़ अगर आपकी सॉर्टेड है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट पहले क्या है, अगर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले 5 साल मुझे एक लेवल पे पहुंचना है, सो मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको सेल्फिश होना चाहिए। खूब पैसा कमाना है तो पहले पैसा कमाइए, बट ये डिसाइड कर लीजिए कि कितने टाइम तक करना है, उसके बाद नेक्स्ट ये करूँगा या करूँगी। इतने टाइम में नहीं किया, छोड़ देना उसको, नेक्स्ट फेज़ में आ जाना है। ये डिसाइड करिए तो बैलेंस अपने आप आ जाएगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 10 साल तक मेरे को खूब काम करना है, खूब नॉलेज लेनी है, उसके बाद मुझे सेटल हो जाना है कि अब मेरी अपनी पेस होगी, जो पेस मेरी फैमिली से रिलेटेड होगी, वो मैं नहीं ड्राइव करूँगा, मेरी फैमिली और मेरे इमोशंस ड्राइव करेंगे उस पेस को, तो बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू ओनली वर्क, बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। Nice. And one more thing, इसी के साथ में I also want to talk to you about health, because now अभी recent I have seen few of the cases, और जहाँ पे I have seen my 23-year-old friend having a heart attack. तो it was a very big thing for me. उसके बाद से आई बिकम अ हेल्थ कॉन्शियस, और आई थिंक स्टार्टअप वर्ल्ड में जब व्हेन देयर इज़ अ हसल कल्चर, सो नोबडी टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड आई सी यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टूवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। यू नो, मेरे फादर नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं 1960s में। हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैंने लोगों को फिट रहते हुए देखा है मेरी फैमिली में भी। प्रोफेशनल लाइफ में, अभी अपन वर्क लाइफ कल्चर की बैलेंस की बात कर रहे थे, मेरी लाइफ में वर्क ही वर्क था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब वर्क होता है तो फिर ना आप
आपका हेल्थ पे फोकस होता है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं होता। आपका जुनून जो होता है वो आपको किसी एक ही दिशा में एक तरफ ड्राइव कर रहा होता है, वो जुनून होता है काम का। ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि आने वाले समय में आपको बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा। ये वो समय नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि जैसे अभी तक के समय में भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है कि फैमिली में कुछ लोग साथ होते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट देने वाला होता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि हमारे आने वाले समय में हमारे आसपास शायद कोई नहीं होगा, शायद मशीनें होंगी। अब वो हमें डिसाइड करना है कि हॉस्पिटल की हो या कंफर्ट की हो, राइट। उसके लिए आपको हेल्थ पे फोकस करना ज़रूरी होता है कि मेरी डिपेंडेंसी मेरे मूवमेंट के लिए किसी पे नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप हेल्थ पे फोकस करना शुरू करते हो, आपको ये साथ में रियलाइज़ होना शुरू होता है कि आपके लिए मी टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। किसी के लिए वो मी टाइम होता है हेल्थ की एक्टिविटी के लिए, किसी के लिए वो मी टाइम उस दौरान ये समझ में आता है कि यार मेरे को इसके अलावा भी अपने लिए कुछ समय निकालना होगा कि मैं अपने आप को और समझूं, अपने को प्लान करूं। सो हेल्थ से आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, फिज़िकली आप बेटर हो जाते हो। जब आप फिज़िकली बेटर होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, राइट। आई मीन आप एकदम फिट हो, है ना। सो जैसे ही आपकी फिटनेस आने लगती है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आपके सर्कल में या समाज में बेटर होने लगती है ना। कहीं ना कहीं हमारा एक ईगो कह लें, प्राइड कह लें, या मन की इच्छा कह लें, वो होती है कि लोग हमको देखें। जब वो होना शुरू होता है तो यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। जब आप खुश होना शुरू होते हो तो आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू होती हैं, राइट। और स्ट्रेस एक, आपने बोला 23 साल की उम्र, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आज की लाइफ में सबके साथ है और आने वाले समय में भी रहेगा ही रहेगा। स्ट्रेस को मैनेज करना है तो हेल्थ, टू मी फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू मी, मेरे लिए फिटनेस इज़ नॉट कि आप क्या खा रहे हैं, मेरे लिए फिटनेस इज़ कि आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वो ठीक से मूव करने चाहिए बिना किसी के सपोर्ट के। उस एज में, जिस एज में लोगों को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उस लेवल पे जाना है तो उसके पहले आज से। सो इट इज़ लाइक कि मुझे अगर इंटरनेशनल खेलना है तो मुझे स्कूल के स्विमिंग पूल से शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो यस, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, bigger than the wealth. Now let's talk about startup culture. Yes. First thing, what is happening in India, Indian startup ecosystem? क्योंकि see, एक ये है कि इंडियन स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स कंपनीज निकल रही है, स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम किया है, स्पेशली आफ्टर द शार्क टैंक। एंड ऑन दी अदर हैंड, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर का स्टेटमेंट आया वेयर ही कंपेयर्ड इंडियन स्टार्टअप्स विथ चाइनीज स्टार्टअप्स। सो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? एंड मेरा एक और सवाल ये भी था कि व्हेन वी सी दी R&D बजट ऑफ बोथ द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, तो चाइना का R&D बजट है $500 बिलियन। ऑन दी अदर हैंड इंडिया शायद बहुत करीब भी नहीं है, वी ओनली हैव द बजट ऑफ $17 बिलियन। हाउ डू यू सी बोथ द थिंग्स? एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप इसको अगर ऐसे देखो कि हम लोग वैल्यू एडिशन में बिलीव नहीं करते हैं, हम भेड़चाल में बिलीव करते हैं। सो भेड़चाल क्या है कि मेरे को ऐप बनाना है। नाउ ऐप बनाना इज़ नॉट अ वैल्यू एडिशन, राइट। वैल्यू एडिशन क्या है? जो डीप फेक ने किया, जो चैट जीपीटी ने किया। चैट जीपीटी क्यों इतना पॉपुलर हो गया? क्योंकि उसका जो मदर है वो एक ऐसा कॉमन ओपन फोरम है जहाँ से लोग लेते हैं, अपनी री इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, और फिर अपना अपना डेवलप करते हैं, उसको एक्नॉलेज कर देते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज़ ली, है ना। राइट। हम क्या करते हैं, आपको अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आपको चाय की दुकानों, केक की दुकानों से उठना पड़ेगा। ये स्टार्टअप नहीं है, ये तो ऑलरेडी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको आप बेटर कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, है ना। वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो आप? इफ़ यू लुक एट चाइना और एनी अदर कंट्री, वो फ्यूचरिस्टिक है। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि हम रेलेवेंट रहें, राइट। हम क्या सोचते हैं, ऐसा क्या करें
कि हम सोसाइटी में जाने जाएं। सोसाइटी में आज तो जाने जाओगे लेकिन कल कोई और आ जाएगा। सो आई मीन आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रोज़ किसी ना किसी के साथ एक फ़ोटो सेल्फी लेके डालनी होती है। आज आपके साथ डाल दी, कल मेरे साथ, अब परसों की चिंता हो गई। लेकिन उसका वैल्यू एडिशन क्या है? उससे मिल गया, आपने सीखा क्या या किया? सो स्टार्टअप कल्चर इंडिया में जो है वो आई थिंक अभी भी सर्फिंग मोड पे है। वो अभी भी उस डेप्थ में नहीं गया है कि हमको वैल्यू एडिशन क्या करना है। अब आप अपना इंदौर को ही देख लो ना। इंदौर में अगर अपन लिस्ट करना चाहें तो मेरे ख्याल से 10 ऐसे स्टार्टअप नहीं होंगे जिनको कि अपन लिस्ट कर सकें, जिन्होंने अपने को बहुत सक्सेसफुल किया, सस्टेन कर रहे हैं। हो सकता है वो एक टाइम पे पीक में आए 2-3-4 साल के लिए, बट उसके बाद वो वापस डाउन आ गए। सो सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? सो आई थिंक वन, वी डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग कि हमें वैल्यू एडिशन के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है। टू इज़ वी डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट वैल्यूज़ फ्रॉम पीपल जो उस चीज़ को समझते हैं। हमारा स्टार्टअप कल्चर अभी भी उस इकोसिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है कि हम किसको जानते हैं, कौन फेमस है, बजाय इसके कि किससे हमारे को काम सीखने को मिल सकता है। जब तक ये फ़र्क रहेगा ना, हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। एंड डू यू थिंक कि हम सेलिब्रेट भी उन्हीं को कर रहे हैं, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हम सेलिब्रेट भी उन्हीं स्टार्टअप्स को कर रहे हैं? जैसे कि एक चाय वाला ही है, डोली चाय वाला, नाउ वी हैड सेलिब्रेटेड दैट पर्सन, एवरीवन ऑन इंटरनेट वाज टॉकिंग अबाउट हिम। तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लोगों को वहीं से मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी लुक एट दी चाइनीज स्टार्टअप्स, तो वहाँ पे हर चीज़ में कुछ इनोवेशन है, हर इंडस्ट्री में कुछ नया हो रहा है। बिल्कुल, एकदम एग्जैक्टली। अगर आप वाई ओनली आप किसी दूसरी कंट्री में भी आप अक्रॉस वर्ल्ड जाओ, यू विल सी कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ओनली टेक, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री में भी हो सकती है। मैंने आपको इसीलिए बोला ना, हम भेड़चाल में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई एक फेमस हो गया किसी भी वजह से, वो क्यों हुआ, क्या उसका फ्यूचर है कि किसी को चिंता नहीं है, क्या उसकी बैकिंग है किसी को चिंता नहीं है। चलो 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 चलो। सो हम कहते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं। मेरे ख्याल से हम अभी भी मेंटली वहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी भी हमारी फितरत वही है कि भीड़ लगी है, गाड़ी रोको, चले जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। ये नहीं है कि उस समय हमें करना क्या चाहिए। एक तो है हम वहाँ मजमा में तमाशा देखने लग गए, एक है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, तीसरा ये कि तो ये रोज का काम है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, अपने काम में लगा रहता है। हमको उस तीसरी लाइन में आना इम्पोर्टेंट है। हम अभी वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे, हम तो उस भीड़ में ही जा रहे हैं अभी। हमने शार्क टैंक की बात करी। शार्क टैंक इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जो आपको फेमस कर रहा है, राइट? शार्क टैंक में जाने की जो मेहनत है, उसकी जो स्क्रीनिंग है, उसकी जो फिल्टरिंग प्रोसेस है, आप जो लोग गए आप उनसे बात करो तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ पहुँचना। ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है। पैसा लगाना, पैसा लेना, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मैं आगे उस पैसे का क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। कैसे देखते हो आप इसके इम्पैक्ट को? क्योंकि शार्क टैंक आने के बाद से बस तो बनना शुरू हुआ है कि स्टार्टअप कल्चर आना तो शुरू हुआ है। आई थिंक एवरी सिटी इन इंडिया आर नाउ टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल। एकदम। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैज़ हैपेंड टू अवर कंट्री। शार्क टैंक हैपनिंग इन द फॉर्मेट्स विच एवर इट इज़ हैपनिंग। मेरे ख्याल से मैं 2 साल पहले IIM इंदौर के एक शार्क टैंक कॉम्पिटिशन में आई वॉज वन ऑफ द जजेस, एंड वी वर सो हैप्पी कि वहाँ पे जो MBA कर रहे थे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे, वही प्रेजेंट कर रहे थे, एंड दे वर गेटिंग मनी। उन्होंने अपना पूरा सिर्फ थीम ही नहीं बनाई, आइडिया ही नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोडक्ट लेके आए, पैकेजिंग लेके आए, ब्रांडिंग कैसे करेंगे वो लेके आ रहे थे। कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐसे थे कि वो आपको कस्टमर रिलेशनशिप कैसे हो रही है वो भी दिखा रहे थे। सो फॉर आवर इकोसिस्टम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, शार्क टैंक इज आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स विच हैज हैपेंड। जागृति तो आई है, लोगों का एक एस्पिरेशन हुआ है कि यार वैसा कुछ करना चाहिए। और शार्क टैंक्स जितने भी अलग अलग हो रहे हैं, सब में अब उन्होंने, पहले की एक जोनर होता था कि इसी तरह के लोगों को लेना है, इसी कमोडिटी के, इसी प्रोडक्ट को लेना है, वो डाइवर्स होने लग गया। सो यंग जनरेशन वो देख तो रही है, एंड लेट्स होप कि इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट। हम थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंट कुछ सालों से एक वो हो गया ना कि कल्चर बन गया कि ड्रॉप आउट्स
वाले बहुत आ रहे हैं। एंड कल ही मैं रात को एक फ्रेंड के साथ ही कॉल पे था, तो ही टोल्ड मी कि भाई मैं अभी CS से IIT, ही इज़ इन IIT, तो ही सेड कि भाई मैं अब ड्रॉप आउट करने के बारे में सोच रहा हूँ। आई सेड वाई? ही सेड भाई मेरे को ना अब मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि पूरा बस स्टार्टअप के अराउंड है और मेरे को लगता है कि मेरे को उस तरफ कुछ काम करना चाहिए। तो आई थिंक कि मैं अब ड्रॉप करके फुल टाइम अपना फोकस किसी बिजनेस बनाने में दूँ। आई सजेस्टेड हिम कि भाई कॉलेज पहले पूरा कर लो, क्योंकि IIT में जाने में एक मेहनत लगती है, प्लस IIT की अपनी एक आई वुड से वैल्यू भी है, प्लस वहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, प्लस जो कनेक्शंस आपके उस प्लेटफॉर्म पे बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ही सेड कि भाई मैं स्टार्टअप की तरफ आना चाहता हूँ एंड आई वांट टू ड्रॉप आउट। हाउ डू यू सी दिस, लाइक व्हाई पीपल आर चूजिंग टू गेट ड्रॉप आउट जस्ट बिकॉज दिस इज कूल? एक्चुअली इसका एक तो माइंडसेट से रिलेशन है, दूसरा इकोसिस्टम से, तीसरा आई थिंक पीयर प्रेशर है। आप इसको अगर देखो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी ना 10-15-20 लाख में एक ऐसी एक स्टोरी आती है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, सक्सेसफुल हो गया या हो गई। वन ऑफ केस कैन नॉट बी द इन्फ्लुएंस ऑफ योर लाइफ। लोग उसको इन्फ्लुएंस ले लेते हैं। सेकंड, लोगों को ये लगता है कि स्टार्टअप शुरू करने का मतलब है पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बंद करो 2-3 साल, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, वरना वैल्यूएशन पे सेल करके निकल जाएंगे। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये काइंड ऑफ इजी मनी दिखता है लोगों को। और थर्ड ये दिखता है कि इस बहाने हमारी विजिबिलिटी आएगी। सो जो फोकस है कि पढ़ने का कार्य ये होता है कि मेरे को नॉलेज मिले, और आपने ठीक बोला कि मेरा एक ऐसा इकोसिस्टम हो जो कि मेरे को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहा है, है ना। वो भले पढ़ाई के लिए करे, कल्चर के लिए करे, नौकरी के लिए करे, बिजनेस के लिए करे। आपको लगता है कि मेरे सारे पर्पस बहुत शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी से हो जाएंगे, बट अगेन मैंने आपको बोला ये भेड़ चाल है, क्योंकि माइंडसेट की क्लैरिटी नहीं है। सो आप एक बार अनइन्फॉर्म डिसीजन में आते हो, 6 महीने स्ट्रगल करते हो, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मैं बेटर होना शुरू हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, आप उस डिसीजन पे सोचते हो कि नहीं यार इसको छोड़ो, किसी दूसरे स्टार्टअप में जाते हैं, तो आप वापस उस साइकिल में चले जाते हो, राइट। ज़्यादातर लोग इसी लूप में। Now you were saying about फंडिंग के बारे में मुझे आगे बात करना था, बट आई वांट टू टॉक नाउ, क्योंकि इस बारे में बात हो रही है नाउ। वी काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड फंडिंग, कि हर किसी को जो भी स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्टअप के अंदर इन्वॉल्व है, वी थिंक कि भाई एक दिन फंडिंग ले लेंगे। जैसे एक PR एक्टिविटी भी हो रही है, PR न्यूज़ आ रहे हैं। तो पहले मैं आपसे फंडिंग के स्टेजेस को समझना चाहता हूँ। नाउ देर आर स्टेजेस: प्री सीड फंडिंग, सीड फंडिंग, देन सीरीज A, सीरीज B। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है या फंडिंग के बारे में सोच रहा है, सो दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट फंडिंग इज। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ना, अब आज से 1-2 साल पहले तक लोगों को इस बारे में अवेयरनेस कराने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं होता था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंडिंग है। सो फॉर्चुनेटली अब हर सिटी में या हर इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, ऐसी बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आ गए हैं जो ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो जनरली आप जब आइडिया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, उस समय अगर किसी को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो उसने आपको कुछ पैसा दिया कि ठीक है तुम इसको कन्वर्ट करो प्रोडक्ट में। आप प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्रोडक्ट की आपने सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली। टेस्टिंग इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट लॉन्च। उसमें अगर आपको लगा कि मैं इसमें नाउ टेस्टिंग सॉफ्ट लॉन्च में जनरली आप पैसा नहीं बनाते हो, आप ये दिखाते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट स्केलेबल है, सेलेबल है, राइट। ठीक है। जैसे ही वो स्टेज आता है आपकी वैल्यूएशन होनी शुरू हो जाती है। तो प्री सीड फंडिंग इज बिफोर द वैल्यूएशन, वेयर पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यू विद द बिलीफ कि ये चीज़ चल जाएगी। अब वो चल जाएगी प्रोडक्ट और पर्सन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है जनरली, राइट। उसके बाद जब आपको इन्वेस्टमेंट मिला, आपने अपने को स्केल किया, स्ट्रक्चर किया, वहाँ से फिर आपकी वैल्यूएशन आती है। उसके बाद आपके नेक्स्ट राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। नाउ ये पूरा साइकिल 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपका पर्पस सिर्फ फंडिंग लेना है और आपको सब कुछ पता है, तो आप फंडिंग इज एक्चुअली ईजी टू गेट इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। सेकेंड, इसमें यह भी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फंडिंग भी आजकल सेक्टर बेस्ड होती है।
हर एक इन्वेस्टर हर एक सेक्टर में नहीं इन्वेस्ट करता है। किसी को अगर फार्मा का पता है, उसे पता है कि फार्मा का साइकिल 5 साल से 12 साल का होता है, तो उसमें वो पेशेंस होती है। राइट। कोई टेक में ही करता है, उसे पता है टेक में उसको 2 साल के अंदर 10x करना है, 20x करना है, तो उसकी टॉलरेंस उतनी ही होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस प्रोडक्ट में हो और किससे इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, राइट। कितने इक्विटी डाइल्यूट करना चाहते हो, वो एक अलग प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है ऑन द स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स कि उनको इक्विटी डाइल्यूट करनी है या वैल्यूएशन के गेम में आना है। सो एक पार्ट हो गया पैसा लेना। दूसरा पार्ट होता है कि पैसे के साथ साथ आई नीड पीपल और इकोसिस्टम जो मेरे को एजुकेट करे, अपस्केल करे। वहाँ पे इजी नहीं होता, क्योंकि वो वाले जो लोग होते हैं, पहले वाले लोगों का काम होता है सिर्फ पैसा बनाना, 2 साल 3 साल में पैसे को मल्टीप्लाई करना, एग्जिट कर लेना। सेकंड वाले में होते हैं जो आपके स्टेक होल्डर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द जर्नी बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ खुद की भी लर्निंग कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, राइट। सो उस ग्रोथ जर्नी के लिए जो लोग होते हैं वो बहुत केयरफुली ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसके साथ जाना है। वो हर एक कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको किसी को कोई ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए, भले वो ज्ञान वैलिड हो या इररिलेवेंट हो, वो सेकंड पॉइंट होता है। सो फंडिंग के लिए अदर देन दीज 4 स्टेजेस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं किस सेक्टर की फंडिंग चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरा फंडिंग का पर्पस क्या है। सो इम्पॉर्टेंट हियर इज पर्पस। पैसा लेना पर्पस, देयर इज वन सेट ऑफ पीपल। पैसे के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज अ पर्पस, देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल। सो वो डिपेंड करता है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर गेटिंग फंडिंग, क्योंकि जब आपके पास पैसा मिल गया है, आपने इक्विटी डाइल्यूट कर दी है, उसके बाद में क्या होता है? लाइक द फाउंडर्स फील द प्रेशर ऑफ हैविंग द इन्वेस्टर ऑन बोर्ड। सो जैसा 2 तरह के इन्वेस्टर हैं। एक होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, उन्हें ये दिखना चाहिए कि मेरी वैल्यूएशन का गेम चालू रहे, है ना, पैसा बढ़े। नाउ वैल्यूएशन का गेम पैसा बढ़े ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट मेकिंग से आए। वो आपकी बैंडविड्थ प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है, सेल्स बढ़ती जाती है, तो वो नंबर्स देखते जाते हैं और फिर किसी और को एक वैल्यूएशन पे गेम करके निकल जाना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा सेकंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स जो ये भी चाहते हैं कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ो, यू बी अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन अ मैनर कि अगर वो इकोसिस्टम मिड कोर्स करेक्शन कर रहा है तो आपका भी होता रहे। वो वाले जो लोग होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेक इन योर कंपनीज इक्विटी, दे वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटेजीज। वहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा आता है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन करते हैं। जब मैं सिर्फ पैसा लगाया है तो वो प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि मुझे वैल्यू देनी है, लेकिन वहाँ पे मेरे को बहुत सारे सवालों के जवाब डे टू डे बेसिस पे नहीं देने होते हैं, है ना। नेचुरली वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना भी पैसा बंद करके एक लेवल पे ले आऊँगा तो सबको हम वैल्यू का गेम दिखा देंगे, पैसा ले लेंगे। अभी तक जो हो रहा था, अब जो धीरे धीरे स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है, वो बबल धीरे धीरे फूटना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो कि चाहते हैं स्ट्रक्चरली आप आगे बढ़ो, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड अपस्केलिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, इंटेलेक्चुअली एंड एट लेवल, क्योंकि आप उस एज में होते हो इन स्टार्टअप जहाँ पे आपको वो एक्सपोजर नहीं होता। आपको पैसे कमाने का एक्सपोजर हो सकता है, बट स्ट्रक्चर या गवर्न करने का एक्सपोजर हो सकता है नहीं हो। तो वो सवाल आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, वो शायद ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, है ना। सो यस, वो प्रेशर तो बिल्कुल होता है। जनरली लोग इतनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करते हैं कि वो इस प्रेशर को लें। वीसी आता है तो अलग थ्योरी से आता है, एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं तो जनरली एंजल इन्वेस्टर्स अनलेस दे हैव अ हैवी इन्वेस्टमेंट, दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप क्या कर रहे हो। सो वो स्टार्टअप पे डिपेंड करेगा, बट यस, जैसे ही आपने किसी बाहर से वाले से पैसा लिया, प्रेशर तो आएगा ही। विजय भैया, अभी टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप्स, वी टॉक्ड अबाउट फंडिंग, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि इफ़ समवन अ 25-year-old पर्सन वांट टू बिल्ड स्टार्टअप्स नाउ इन इंडिया, तो कौन कौन सी 5 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया के अंदर यू थिंक कि स्टार्टअप्स के साथ में प्रॉब्लम्स आती है वाइल बिल्डिंग द स्टार्टअप और स्केलिंग द स्टार्टअप? सो फ्यू प्रॉब्लम्स विच स्टार्टअप्स, और एक्चुअली जो स्टार्टअप कल्चर है वो भले बैंगलोर, बॉम्बे या हैदराबाद या दिल्ली जैसी सिटी से शुरू हुआ,
बट वी नो कि वो अब टियर 2 से लेके टियर 3-4 सिटीज़ तक में जा रहा है. बहुत ज़्यादा है, उसका फैट बन गया है, वो फैशन हो गया है एक तरीके से, राइट. सो द मोमेंट यू से फैशन, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग कि उस फैशन में सही क्या है ना. सो सही ये है कि मेरे को कुछ भी करना हो. आइडिया तो ऐसा होता है कि रात को आप बिस्तर पे जाते हो तो 10 आइडिया आते हैं और आप सोचते हो सुबह याद रहेंगे, वर्क करूँगा. सुबह आपको पता ही नहीं होता रात को वो क्या आइडिया थे, राइट. सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी आइडिया के लिए आई मस्ट हैव समवन जो मुझे गाइड कर सके. द बिगेस्ट चैलेंज इंडियन स्टार्टअप्स आर फेसिंग इज द राइट मेंटोर, गाइड और एडवाइज़र और समवन हु इज़ अ साउंडिंग बोर्ड और एन आईना, राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, भले आप चाय की दुकान खोलना चाहो या आप चिप बनाने की कंपनी खोलना चाहो, आप या किसी एक नए स्टार्टअप में जाना चाहो, राइट. सेकंड इज़ कि मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे पहले क्या करना है, वो क्लैरिटी लानी होती है. जब हम कोई भी एक नए आइडिया, सो स्टार्टअप ओनर एक बच्चा होता है, उसको एक्साइटमेंट हो गया किसी चीज़ का, उसने पहली बार लाल पीली नीले रंग की कोई चीज़ देख ली तो उसको एक्साइटमेंट हो गया कि ये चाहिए मुझे, है ना. अब बस उसका ध्यान उस चाहिए पे है, उस तक पहुंचना कैसे तो उसे पता ही नहीं है. उसका एक्साइटमेंट तो वो कलर हो गए उसके. सो वहाँ तक पहुंचना कैसे है कि प्रोसेस के लिए खुद को स्टेबलाइज करना कि इसके प्रोसेस को करना पड़ेगा, जो अभी भी मिसिंग है. थर्ड इज वी फील दैट स्टार्टअप मीन्स मार्केट से पैसा ले लो, 2 साल तक बंद करो, वैल्यूएशन बढ़ाओ, फिर किसी दूसरे गेम में चले जाओ. तो आप ना तो स्टार्टअप कर रहे हो, ना स्टार्टअप कम्युनिटी के नाम को, गुडविल को बढ़ा रहे हो. सो बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर इज द थर्ड वन इज कि आपका माइंडसेट कुछ वैल्यू एडिशन करने का नहीं है, आपका माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाने का. पैसा तो आप अच्छी नौकरी में भी कमा सकते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो एक्चुअली आजकल, राइट. फोर्थ इज आप को टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता होना चाहिए, भले वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या नहीं हो, है ना. कि जो फ्यूचर वर्ड है, वो फ्यूचर वर्ड कोई सा भी प्रोडक्ट हो, मेरे प्रोडक्ट से किस टेक के थ्रू कनेक्ट कर सकता है. वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स इन इंडिया वी फेस इज दैट अगर मैंने कोई चीज़ आइडिया लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आइडिया का मैं मास्टर हूँ. आई एम द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, आई एम द मास्टर ऑफ प्रोडक्ट, आई एम द मास्टर ऑफ प्रोसेस. मेरे को सब मालूम है, मुझे कोई कुछ मत बताओ. जैसे ही आपने ये सोचा, यू विल स्टार्ट फीलिंग. सो क्रिएटिंग अ टीम जो कि कॉम्प्लीमेंट करे. किसी के पास आइडिया होगा, कोई प्रोडक्ट पे होगा, कोई फाइनेंस पे होगा, कोई उसकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे होगा, कोई ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में होगा. उस टीम को आइडेंटिफाई करना स्टिल इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. देयर इज़ अनदर वन इज कि आप इन्वेस्टर कैसा ढूंढ रहे हो, है ना. वो इन्वेस्टर ऐसा होना चाहिए जो आपको पैसे के साथ साथ वैल्यू भी ऐड करे, तभी आपका रोड मैप बनेगा. ऐसा इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए जिसको, सो इफ़ यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ ट्रेनर इज, ट्रेनर का काम है कि मेरे को तेरे को 100 मीटर की स्प्रिंट करानी है. वो ये शायद नहीं देख रहा कि उसके लिए तेरे को वार्म अप कैसे करना है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करनी है, स्टेमिना कैसे बनाना है, डाइट क्या होनी चाहिए, मेंटली एनर्जी मैनेजमेंट साथ में कैसा होना चाहिए. सो फाइंडिंग एन इन्वेस्टर जो आपको पूरे प्रोसेस में हेल्प करे. हमको पता ही नहीं होता है कि हम कैसे करें, राइट. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप ओनर के एंड पे होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इकोसिस्टम को करनी होंगी. कमिंग आउट विद अ माइंडसेट कि मैं 10 स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो शायद कोई एक सक्सेसफुल होगा, है ना. अगर मैंने 10 के 10 में मनी मेकिंग के लिए दिमाग लगाया तो मैं शायद किसी में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, फेल कर जाऊंगा. सो द इकोसिस्टम ऑल्सो हैज़ टू गियर अप कि मेरे को इस स्टार्टअप को हेल्प करना है ताकि ये अपस्केल हो. So it's a combination of both the sides of the table. But the biggest challenge is not finding money. Biggest challenge is
कि मेरे आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास राइट टूल्स या राइट मैन पावर या राइट एडवाइज़र है या नहीं है. एक चीज़ जो आपने बोली ना कि फाइंडिंग द राइट टीम, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टअप फाउंडर. क्योंकि जब इनिशियल में व्हेन आई स्टार्टेड दिस, और जब हमने GA स्टूडियो स्टार्ट किया था विच इज़ अ कंटेंट मार्केटिंग कंपनी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ टीम. क्योंकि वी हायर एडिटर्स, हमने 10 एडिटर हायर किए, थोड़ा सैलरी कहीं और ज़्यादा मिला, एंड आई फेल टू बिल्ड अ कल्चर. मतलब इट वॉज माई मिस्टेक, वो हमने एनालाइज किया बाद में. बट आई थिंक कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई है ना, और ये फिर मैंने अपने बाकी दोस्तों से बात करना शुरू किया जो इस इंडस्ट्री में, इसके अराउंड किसी न किसी इंडस्ट्री में या क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, एंड आई सो द सेम प्रॉब्लम हैपनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एंड आई थिंक कि इसमें पीपल मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है. सो फर्स्ट बिल्डिंग अ राइट टीम, उसके ऊपर बात करते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू पीपल मैनेजमेंट. आप मेरे ऑफिस में आएंगे ना, एंड यू एक्चुअली हैव हिट द नेल इन द कॉफिन. तो मेरे ऑफिस में मेरे वाइट बोर्ड पे एक लाइन लिखी हुई है, ह्यूमन इज द कैपिटल. I don't say human is capital, I say human is the capital. So resource management is the biggest capital. और ये प्रॉब्लम स्टार्टअप्स की नहीं है कि सही टीम नहीं मिलती है, ये अक्रॉस है, छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो. बट व्हेन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टार्टअप्स, एंड यू यूज द राइट वर्ड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज बिल्डिंग अ कल्चर. नाउ द मोमेंट यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यू विल स्टार्ट लुकिंग अराउंड कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे को ये करने में हेल्प कर सकते हैं. बट हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों की हेल्प लें जो हमारे को वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं. हमारा माइंडसेट हम ऐसे के पास जाएं जो हमको जल्दी फेमस कर दे. कल्चर बिल्ड करना और उसके थ्रू सक्सेसफुल होना इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी एंड विच इज़ सस्टेनेबल जर्नी. राइट. बट किसी ऐसे के पास जाना जो मुझे फेमस कर दे कि कोई श्योरिटी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा. So it will start happening with your mindset. अच्छे लोग तो पहले भी थे, आज भी हैं. आपकी अपनी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि मेरी गुडविल ऐसी हो जाए, मेरा कैरेक्टर ऐसा हो जाए कि यार ये बंदा या बंदी सही है, आप सही हो, एंड ओके. नाउ अनदर पार्ट इज योर एबिलिटी टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट कि ये वाला पार्ट मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आशीष knows this better than me. So let him handle this. Right. अगर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं अपनी टीम बना लूँगा. अगर मैंने सोचा यार मेरा काम है ना, मेरा पैसा है, कितना फ़र्क है, 19-20 का ही तो फ़र्क है, थोड़ा सा उनको ज़्यादा पता है, मैं ही कर लूँगा. Then you are not creating a team. You want employees in the team. एम्प्लॉयज़ के लिए जो कल्चर होता है ये होता है कि यार तू इस काम में अच्छा है या अच्छी है, इस काम की जिम्मेदारी तेरी, जो सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा. राइट. ये नहीं होता कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. ये होता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे को बताना, मैं हेल्प कर दूंगा. ये नहीं कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है. वो चीज़ें अपने सिस्टम में मिसिंग है. इसीलिए अपन जो बात कर रहे थे कि एजुकेशन का एक लेवल होना जरूरी है, क्योंकि आपको एक्सपोजर देता है कि आपको ओपिनियंस के लिए ओपन होना पड़ता है, आपको टीम में काम करना सीखना पड़ता है ना. आप नौकरी या पढ़ाई इसलिए भी छोड़ते हो, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते हो कि आप बोर हो जाते हो, आप इसलिए भी छोड़ते हो क्योंकि कई बार आपका टॉलरेंस लेवल नहीं होता कि मेरे को नहीं सुननी किसी की, मेरे को प्रेशर नहीं लेना, मैं सुन नहीं सकता या सुन नहीं सकता या सुन नहीं सकती के मोड में अगर आप आ गए तो आप कल्चर नहीं डेवलप कर सकते. राइट. आज भी आप देखो हर एक सिस्टम में, हर एक कॉलेज में, हर एक घर में एक ऐसा छोटा सा ग्रुप होता है जिसको लोग बहुत प्राइड के साथ भी देखते हैं या जेलेसी के साथ भी देखते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू वाला ग्रुप होता है. इसका मतलब लोग तो हैं ना, आपको अपनी कैपेबिलिटी बैठ. सो इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट कि मैं अपने लिए अच्छे लोगों की टीम कैसे बिल्ड करूँ. हाउ यू बिल्ड इट. आई विल टेल यू माइन कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी टीम बिल्ड करने में, व्हाट आई डिड कि मैंने एक टाइम पे हर एरिया में प्रॉब्लम्स थी, आई डिसॉल्व द टीम फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. आई सेड कि यार पहले एनालाइज करते कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है पिछले पास्ट 6 महीने 1 साल से. आई एनालाइज एवरीथिंग, कुछ चीज़ें डिसाइड किया, री हायरिंग स्टार्ट की, एंड व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने इंटर्न्स हायर करना शुरू किया, क्योंकि जो स्किल सेट मुझे चाहिए थी वो मुझे कई लोग जो मेरे एग्जिस्टिंग टीम में उनमें नहीं मिल रहा था. आई सेड कि ओके लेट मी बी द ट्रेनर, लेट मी ट्रेन न्यू पीपल. आई हायर्ड इंटर्न्स को मैंने हायर किया विल पावर के ऊपर, क्योंकि विल क्या है, स्किल नहीं है, स्किल हम सिखा देंगे, बंदे की विल कैसी है, कमिटमेंट काम को लेकर कैसा है, डेडिकेशन कैसा है. आइडेंटिफाइड दोज थिंग्स.
उसके बाद फिर हमने उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया एंड वी बिल्ड कल्चर जहाँ पे माइक्रो मैनेज नहीं होगा चीज़ों का, एंड देन वी बिल्ड द इंटायर टीम. How you built it? At your age, if you have done this, you are one of the rare guys. You are a genius, and I really am looking forward to. मतलब बहुत आगे जाने वाले हो आप. Thank you. Fantastic thing which you did. You what you did is actually management में आप इसको बोलते हैं pause and reflect. You took a step back and you started thinking कि let me see how I can do it better. In my case. So, I am someone who likes to have people around. Now, if you want people around, you can always never be the number one. You have to be part of that. हर बार तो आप बेस्ट हो नहीं सकते. नहीं हो सकते, right? है ना? So, आपको बेस्ट को अप्रिशिएट करना आना चाहिए. आपको उनसे सीखना आना चाहिए. One. Second, professionally. मैंने नौकरी जितने साल भी करी फ्रॉम द जूनियर मोस्ट टू द सीनियर मोस्ट प्रोफेशनली, आई वुड ऑलवेज बिलीव कि प्रोटेक्ट करो टीम को. ठीक है. प्रोटेक्ट इन द सेंस कि ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं तो उनके साथ रहो, बट अगर उसकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो एंश्योर करो कि वो काम हो जाना चाहिए. और आप लीडर हो तो प्रोटेक्शन ये नहीं होता कि काम नहीं हो तो आप बोलो जिम्मेदारी मेरी है. प्रोटेक्शन ये होता है कि आप उसके स्टेप्स पे उन्हें रिमाइंड करते चलो कि ये चीज़ करनी है, ये मिस नहीं करना है. टू मी दैट इज प्रोटेक्शन. ठीक है. एंड अदरवाइज दैट यू स्टार्ट एंटिसिपेटिंग द प्रॉब्लम्स विच योर टीम विल फेस एंड यू स्टार्ट टेलिंग देम कि तुम वहाँ जाओगे, ये चीज़ हो सकता है तुम्हें वहाँ पे जो लाइट है वो नहीं मिले, नीचे का स्विच बंद मिल सकता है, घबराना नहीं, मेन स्विच पे जाके देख लेना. So you tell them, you program them कि घबराना नहीं है. That is my USP of building teams. Part 2 in my consulting. I have a very small permanent team. And आपने एकदम सही बोला, I work with lot of interns. So I have a team which has lot of veterans. And I have a team which is just interns. यू विल बी सरप्राइज. मैंने उनमें से किसी का आज तक कोई प्रोफाइल नहीं पढ़ा, किसी का रिज्यूमे नहीं पढ़ा. मैं सिर्फ ये बोलता था 1 मिनट का वीडियो बना के भेज दो अपने बारे में. राइट. अगेन द सेम थिंग कि आपका इंटेंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, एटीट्यूड क्या है. राइट. इवन इन माई करियर फ्रॉम आई गॉट इन टू सीनियर पोजिशन मैं 2003 से सीनियर पोजिशन में हूँ जहाँ से मैंने लोगों को हायर करना शुरू किया. आई वुड हायर फ्रेशर्स. सो सिस्टम क्या करता था उस समय की मैं आपको बताता हूँ. 2004-05 की मैं भिलवाड़ा शूटिंग BSL का यूज्ड टू बी हेड सेल्स एंड मार्केटिंग, 33-34 ईयर्स ऑफ एज. शॉर्ट लिस्ट HR ने कर लिया एंड आई विल कॉल ऑल ऑफ देम इन अ रूम. 10 जने हैं तो बोलता था 1 जना स्टेज पे आओ. जितनी देर में वो स्टेज पे पहुँचता या पहुँचती थी उतनी देर में मैं एक सवाल बना लेता था उसकी पर्सनालिटी को देख के. सवाल क्या हो सकता था, आप आज शाम को पामेला एंडरसन के साथ डेट पे जा रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन. आई मीन 18-20-22 साल के बच्चों के पास कोई एक्सपोजर नहीं होता. इच्छा होती है, विल पावर होती है और एक एटीट्यूड हो सकता है. आपको सिर्फ वो देखना होता है. एंड यू नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम. 10 में से 1 आपके काम का निकल जाता है, बाकी अपने रास्ते निकल जाते हैं. सो ट्रस्ट. एंड हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट? When you give them lot of learning and knowledge, money can't stop them from going anywhere. So the answer to the question is, जो शायद आप भी कर रहे हो, that you give them lot of respect, you give them lot of knowledge, जिसका कि आपके रोल से कोई लिंक नहीं है. आपका पर्पस है कि वो बेटर पर्सनालिटी बन जाए. जिस दिन आप ये करने लगोगे, they are yours. And I think this thing worked for me. That you build them, you build their personality, right? फिर वो कहीं भी चले जाए, वो हैं आपके ही. दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. हम सेल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं. क्योंकि आपने अल्टीमेटली स्टार्टअप का फंडा सिंपल है, आप बेच पा रहे हो तो आप कमा पा रहे हो. सी, तो पहली प्रोसेस वही है. यू हैव वर्कड फॉर लाइक मेनी कंपनीज इन सेल्स डिपार्टमेंट. आई वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होती है. सो आई वर्कड फॉर 28 इयर्स हार्डकोर सेल्स. ओके. पहले सेल करता था, फिर सेल करने कैसे होनी चाहिए पे था.
इंडियन कस्टमर की चॉइस शिफ्ट होती जा रही है. पहले वो सिर्फ जिससे ले रहा है उस पर भरोसा करके ले लेते थे. कोई सा भी प्रोडक्ट हो, दाल चावल से लेके स्कूटर हो, कार हो, जिसको जानते हैं उससे लेने पे भरोसा करते थे. फिर वो स्टेज आया कि इसको तो जानते हैं बट इसके आसपास और क्या है उसको भी समझ लेते हैं. लेंगे इसी से बट समझ उससे लेते हैं, लेंगे इसी से. ठीक है. अब ये स्टेज आया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जानते हैं या नहीं जानते हैं. हु इज गिविंग मी द बेस्ट ऑफर. वो पाइप हो, मकान हो, टेक हो, एनी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल हो, एनी प्रोडक्ट, है ना. व्हाट इज बेस्ट एंड सेकंड इज कि मेरा पर्पस क्या है लेने का. मेरा पर्पस दिखावा है तो फिर मैंने अलग लेवल पे सोच लिया. मेरा पर्पस यूटिलिटी है तो मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा. सो इंडियन कंज्यूमर नाउ इज मोर ऑन प्राइस एंड लुक एंड फील. Still not on the offerings right now. Offerings are commercial and the product. Commercial offering तो बिल्कुल उसने कंपेयर कर ली, है ना, लेकिन प्रोडक्ट की लाइफ को कंपेयर नहीं किया. वो चीज़ आज मिसिंग है. आज क्या हो रहा है कि हमको जो दिख रहा है, जिसका की मार्केटिंग और जिसकी एनालिटिक्स हमको जो दिखाई जा रही है, जो बेटर दिख रही है, हम उसको ज़्यादा ले रहे हैं. And everything is now price sensitive now, which was not the case in few years back. पहले ट्रस्ट ब्रांड इम्पॉर्टेंट होता था. अब ब्रांड के साथ साथ प्राइस एकदम इक्वली इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल हो गया. एंड थर्ड इज कितनी जल्दी डिलीवर हो सकता है. वो आप टीयर 7 सिटी में भी बैठे हो, अब कोई वेट नहीं करना चाहता. भले उसकी ज़रूरत 10 दिन बाद है, लेकिन आज मैंने एस्पायर किया, मैंने आज ऑर्डर किया तो आज की रात ही आना चाहिए. वो 10 दिन तक मैं खोलूँगा नहीं उस पैकेज को, चलेगा. आना तो आज ही चाहिए. राइट. सो हाउ फास्ट यू कैन सर्विस, हाउ फास्ट यू कैन डिलीवर एंड द प्राइसिंग. बिकॉज अब लोग ये एज्यूम करने लगे हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स सेम हो गए. 25 कंपनियां हैं तो ऑलमोस्ट सबके सेम हो गए. सो सबको प्राइसिंग और मेंटेनेंस और डिलीवरी से फ़र्क पड़ने लगा है. एंड ऑफ कोर्स उसकी विजिबिलिटी की मार्केटिंग जो है, दैट इज़ प्लेइंग अ बिगर रोल. व्हाट आर द की एरियाज टू लर्न सेल्स? क्योंकि हर किसी स्टार्टअप फाउंडर, और ये मैं उस पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहता हूँ. लेट्स से अगर इफ़ आई स्टार्ट अ स्टार्टअप नाउ एंड माई कोर प्रोसेस की मुझे सेल्स बढ़ाना है, हाउ डू वी लर्न टू गेट गुड सेल्स? There is no rule book on this, Ashish ji, but one is that you must have a team which understands कि आप क्या चाहते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो टीम आपकी 1 जने की हो या 100 जने की हो, उस टीम का अलाइनमेंट होना चाहिए आपके थॉट प्रोसेस के साथ. यू आर द पर्सन जिसकी वाइब्स उस टीम को अलाइन करेंगी या ड्राइव करेंगी. तो वो सिलेक्शन बहुत केयरफुल होता है. बिकॉज वंस दे आर अलाइंड, फिर उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी स्ट्रगल्स हैं, कितनी टफ सिचुएशंस हैं. उनका दिमाग सोल्यूशन पे जाएगा, प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएगा. सो फाइंडिंग द राइट पर्सन विच इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, राइट. सेकेंड इज व्हाट इज़ माई ऑडियंस. नाउ व्हेन यू से ऑडियंस और टारगेट कंज्यूमर, लॉट ऑफ पीपल वर्क ऑन डेटा एंड लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उस डेटा पे ही अपने एनालिसिस को एंड कर देते हैं. सेल्स इज बियॉन्ड डेटा. आपको उस डेटा के आगे निकल के सोचना पड़ेगा कि ये डेटा तो इसने स्टैंडर्ड दे दिया, उस ज्योग्राफी में, उस पैटर्न में, उस सीज़न में क्या ये चीज़ रेलेवेंट है जो मैं करना चाहता हूँ, क्या कोई उसको पकड़ रहा है. सी ये कहना कि मैं कोई नया प्रोडक्ट दूँ बहुत ईजी है बट बहुत मुश्किल है. तो जनरली आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे होते हो, कोई ना कोई उस इकोसिस्टम में होता है जो कर रहा होता है या ऑलरेडी पैरेलली आपके लेवल पे होता है. राइट. सो गुडविल, finding the right people and focusing on small zones of geography. अब तो खैर ग्लोबल हो गया है सब, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. बट आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? इफ़ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन, हाउ डू यू कम्युनिकेट? इफ़ यू आर डूइंग ऑफलाइन, किन से मिला जा रहा है, क्यों मिला जा रहा है?
रादर देन कितने लोगों से मिला जा रहा है. सो द फोकस शुड शिफ्ट ऑन नॉट ऑन द क्वांटिटी, कि मेरा जो टारगेट जोग्राफी है मेरे को उस पर फोकस करना चाहिए. लेट्स से आप कोई ऐसा you want to do a chat GPT kind of an app in India, right? आपको ये ऐप करना है और आप ये सोचो कि मैं इंदौर में बैठा हूँ और मैं इंदौर के मार्केट को टारगेट कर लूँगा क्योंकि ये मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट है. इज़ नॉट द राइट अप्रोच. आपको 25 अकाउंट मिल जाएंगे लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी? आप सेटिस्फाई नहीं होगे, है ना. सेकंड इज आपने जैसे यहाँ पे शुरू किया, किसी दूसरे ने बेंगलोर और बॉम्बे में शुरू कर दिया, तो आप अब स्केल नहीं कर सकोगे. वो बॉम्बे बेंगलोर से इंदौर आ जाएगा, है ना. सो आपका जो माइंडसेट है वो ये होना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है इसके तो बड़े लोग जो है ना वो बड़ी जगह बैठे हैं. सो भले मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, आई मस्ट हैव अ माइंड सेट कि मुझे टारगेट तो वहाँ करना है. सो मेरा टारगेट सेंटर मेरा कुछ भी हो, प्रोडक्ट का टारगेट कुछ और होना चाहिए. फिर वो उस तरह के तरीक़ों से वैसा मैन पावर होना चाहिए, वैसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, राइट. होता क्या है कि हम नेटवर्क बिल्डिंग में बिलीव करते हैं. नेटवर्क बिल्ड तब होता है जब आप वर्क करते हो. नेटवर्क हाई टीज में बिल्ड नहीं हो सकता. हाई टीज में भी उन्हीं का बिल्ड होता है जो एक लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, वरना कोई आपके पास क्यों आएगा. लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन सेल्स बिलीव कि नेटवर्क सेशंस में जाने से उनका काम हो जाएगा. उसमें नहीं जाना चाहिए आपको. मैं कह रहा हूँ उसमें नहीं जाना चाहिए, राइट. आपको उस पे जाना चाहिए कि वहाँ जो 100 लोग आ रहे हैं उसमें से मेरे 2 कौन से काम के, मेरे को उन 2 से मिलना है, मैं अलग से जाके मिलूंगा. दैट विल क्रिएट बिगर इम्पैक्ट, है ना. वो प्रॉब्लम है क्योंकि वो चैलेंज होता है. आप भीड़ में तो अपने को मैनेज कर लेते हो, 1-to-1 में पसीने आते हैं, है ना. सो फाइंडिंग द राइट टीम, डिसाइडिंग कि फर्स्ट लो हैंगिंग, हर एक चीज़ में लो हैंगिंग फ्रूट इंपॉर्टेंट नहीं होता. कुछ कुछ चीज़ों में ये होता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है, वहाँ पे एक मिल गया तो ये लो हैंगिंग वाले जो 25 है ना, ये 1 सेकंड में 50 हो जाएंगे मेरे, क्योंकि ये तो कहीं जाने ही नहीं है. इन्हें तो चाहिए लोकली. थिंक ग्लोबल हो जाएगी, पैसा लोकली मांग देंगे ये. आई वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, क्योंकि हम जब सेल्स की बात कर रहे हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सेल्स. क्योंकि आज इफ विल सी अब कंटेंट आ चुका है, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस भी अब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं. एवरी कंटेंट हैज़ अ स्टोरी, एवरी ब्रांड हैज़ अ स्टोरी. आप एड्स देखोगे, एवरी एड हैज़ एन स्टोरी. और स्टोरी टेलिंग को लेकर एक कहावत भी है ना कि बोलते के बेर बिक जाते हैं, ना बोलने वाले के आम भी धरे जाते हैं. हाउ डू यू सी द रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग स्किल इन सेल्स? आप आज से 50 साल पहले भी चले जाएं, तब भी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. फ़र्क ये होता था कि कुछ ही कंपनीज उसको उस लेवल से कर पाती थी जिस लेवल पे करना चाहिए. सो स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस तब से आज ज़्यादा है, क्योंकि तब बहुत सेलेक्टिव लोग होते थे. और स्टोरी टेलिंग का फ़ायदा और या क्यों ज़रूरी है, एक तो ये इससे आप रिलेट करते हो, कहीं से आपको ट्रस्ट फैक्टर आता है, कहीं से आप इमोशन से जुड़ सकते हो, या कहीं से इन अ फनी मैनर यू फील कि यार दिस थिंग मेक्स सेंस. It could be a story about Coke and Sprite कि एक के सामने 2 बिकता है. It could be a story where a lady in a library goes and says, "Can I have a cup of coffee?" And the librarian says कि don't you know where you are? You are in a library. So the lady lowers her voice and says, "Can I have a cup of coffee?" राइट. सो स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस आज भी बहुत है. फ़र्क ये है कि चूँकि आपने जैसे बोला कंटेंट बनाने वाले और कंटेंट देखने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं. पहले वो एक्सक्लूसिविटी होती थी कि एक स्टोरी बनी, वो फेविक्विक की बनी, जिसमें वो दैट साउथ इंडियन गाय गोइंग विद द स्टिक और सबसे ज़्यादा मछली पकड़ के निकल आता है ना. उस पर लोगों ने उस ब्रांड से रिलेट किया कि यार ये कुछ डिफरेंट है. बट आज हर एक जना बना रहा है स्टोरी. सो मोर देन स्टोरी टेलिंग, क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग इज वेरी 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 क्रिटिकल.
और वो तभी पॉसिबल है जब आप कनेक्ट करना जानते हो आपके कंज्यूमर से या कस्टमर से. सो स्टोरी टेलिंग विल विन इफ़ यू नो हाउ टू कनेक्ट एंड कन्वे इट. उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते. कम्युनिकेशन इज योर स्टोरी टेलिंग. वो भले विजय मैन हो, तो आशीष नामदेव हो, कोई ब्रांड हो, वी ऑल आर ब्रांड्स. व्हाट वी आर डूइंग इज स्टोरी टेलिंग, राइट? सो द बेटर यू आर, द बेटर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी आई तो फिर सेल्स करना ईजी हो जाता है. सो स्टोरी टेलिंग इज गोइंग टू रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. Coming back to startups, I want to understand what are the key skill sets any founder should have. एबिलिटी टू एक्नॉलेज कि उसके प्रोडक्ट या उसके आइडिया के बारे में और भी लोग होंगे जो उससे ज़्यादा जानते होंगे और उससे उनकी मदद लेनी चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो. होमवर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वो होमवर्क लैपटॉप पे नहीं होता है. उस होमवर्क के लिए आपको मार्केट में ट्रैवल करना पड़ता है. थर्ड इज़ विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, आपको अपनी हेल्थ को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें शामिल करें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत आएंगे, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगा, एनर्जी मैनेजमेंट गायब हो जाएगा. तो यू शुड बी एबल टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है, आपकी टीम देख रही है और आपका इकोसिस्टम भी देख रहा है, और आपको ये भी चैलेंज है कि मेरे को कहीं थकना नहीं है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरे प्रोडक्ट से मैं क्या वैल्यू एडिशन दे सकता हूँ और उसका टाइम फ्रेम क्या है. या ये डिसाइड करना कि मेरा को जो भी प्रोडक्ट करना है एज ए स्टार्टअप, मुझे उसमें पैसा बनाना है शॉर्ट टर्म, तो मैं उस तरीके से सोचूं, या मुझे उसके लिए लॉन्ग टर्म गेम करना है. अनदर थिंग विच आई फील दैट people should be looking at is that it is important to have kind of a co-founder. Co-founder complement करता है आपकी एनर्जीज और आपकी कैपेबिलिटीज़ को. आप प्रोडक्ट में अच्छे हो सकते हो, वो मार्केटिंग या अपस्केल करने में अच्छी हो सकती है ना. सो ये बिलीव कि हम अकेले कर सकते हैं, इससे हटना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अदरवाइज आई डोंट सी दैट इफ़ यू आर विलिंग कि मेरे को हेल्प लेनी है और नेटवर्किंग नहीं हेल्प लेनी है पे अगर आपका फोकस आ जाए तो मेरे को देन देयर इज़ नो लिमिट टू योर ग्रोथ. टाइम लग सकता है, पेशेंस और टॉलरेंस. लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग जो आपने बीच में उसके बारे में बात किया है, द आर्ट ऑफ बीइंग रिलेवेंट. और आई थिंक जब हम व्हेन वी सेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर ऑफिस, तब भी हमने बात किया था कि बहुत सारे लोगों ने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप हमेशा रिलेवेंट रहे हो. एंड आई थिंक रिलेवेंसी इज़ इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टार्टअप हो, इट कैन बी कॉन्टेंट, हर जगह पे जितना आप रिलेवेंट रहोगे यू विल बी एट द टॉप. रिलेवेंसी के बारे में बताइए. And I quote this nowadays. A young guy of 21 years old came from Bombay. वो बॉम्बे से उन्हें इंदौर किसी इवेंट को जज करने के लिए बुलाया गया था. एंड ही स्टेड ओवरनाइट टू मीट मी. तो मैंने अगले दिन उससे पूछा कि यार तो व्हाई यू वांटेड, मतलब बिकॉज यू स्टे रेलेवेंट एंड स्टक मी. आई सेड दिस इज सो दिस आई वाज डूइंग पैटिंग माई सेल्फ. रेलेवेंस इज इफ़ यू वांट टू बी अ ब्रांड, इफ़ यू वांट टू सेल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको अपने को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, राइट? पहले बहुत बेसिक चीज़ से लीजिए, पहले हम लोगों के घरों में आटा तब भी आता था, आज भी आता है. पहले कैसे आता था? शहर छोटी जगहों में तो साइकिल से गए या गेहूँ लेके गए, चक्की में गए. उस समय लाइट आने का टाइम सेट होता था, इतने घंटे लाइट आएगी, उस समय या तो वेट करो या छोड़ के आ जाओ, बाद में उसको भर के ले आओ टिन में, राइट? राइट. वहाँ से हम नेक्स्ट पे आए कि पैक्ड आटा आने लग गया. हम जाने लग गए, राशन की दुकानों से लेके आने लग गए. थर्ड आया कि उसकी पैकिंग बेटर होने लग गई, ताकि उसको लाना 5 किलो और 10 किलो आटा को लाना आसान होने लगे. फोर्थ ही आया कि उसकी जो पैकिंग होती थी वो पैकिंग पे ब्रांडिंग होने लग गई, तो आप अट्रैक्ट होने लग गए. उसके बाद ये आया कि छोटे छोटे साइजेस भी ले आओ. उसके बाद ये आया कि आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होता है यार, है ना, उसके और भी वेरिएंट्स होते हैं अलग अलग, वो लाओ. फिर ये आया कि जो दूसरा वेरिएंट है उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं.
सो एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट से शुरू किया, बेसिकली प्रोडक्ट एक ही है, आटा, बट उसने उस अपने को रेलेवेंट रखने के लिए अपने को अपग्रेड करते गए वो। जिस कंपनी ने ये नहीं किया, वो वॉशिंग पाउडर हो, आटा हो, मैं बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कमोडिटीज़ हैं, टेक पे तो मैं जा ही नहीं रहा। टेक का तो गेम ही अपने को हमेशा फ्यूचरिस्टिक रखना होता है, राइट। सो अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा उस चीज़ के साथ जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है या जहाँ आपकी वैल्यू है। ऐसे प्रोडक्ट जो ये नहीं बताते कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं, जबकि शायद हो सकता है वो बेटर हो, लेकिन उन्हें लगता है उस वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है उनकी नॉलेज में। तो ये तो हो गया ऑन द प्रोडक्ट साइड कि जब तक आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं और वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं मेरी लाइफ में या मेरे थॉट प्रोसेस में या मेरी लर्निंग में, आप मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, राइट। सेम इज़ एज अ पर्सन ऑल्सो। मैंने 28 साल नौकरी करी, उसमें से ऑलमोस्ट 20-22 साल इन लीडरशिप रोल, जिसमें कि जो बोला वो करना है वाला स्टाइल होता था, पुराने ज़माने के लीडर हैं, राइट। बट द मोमेंट यू कम ऑन द अदर साइड, आपको उसमें भी रेलेवेंट रहना पड़ता है। सो यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। आपको रेलेवेंट होने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मैंने जो किया वो तो कर लिया, आज क्या और कल क्या जो मेरा पास्ट है वो आज और आने वाले कल में मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं उसको कैरी करूं, अदरवाइज वो बैगेज है। अगर वो बैगेज है तो मैं इररिलेवेंट हो गया। इफ़ आई कीप ऑन सेइंग कि मेरे 20 साल पहले नौकरी में ये किया था, मुझे मालूम है कैसे होता है, तुमको भी ऐसे करना चाहिए, देन व्हाट आई हैव डन इज, मैंने अपने उन यंग इंटर्न्स की उस थॉट प्रोसेस को किल कर दिया जो ये कहती है कि हम में एनर्जी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यू गिव अस अ चांस टू डू, राइट। सो फॉर देम आई एम अ यूजलेस पर्सन, और मेरी रेलेवेंसी ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने उनको उनके ज़माने के लिए कोई नॉलेज नहीं थी। मैं तो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं कि ब्लैक एंड वाइट टीवी क्या होते थे, इन्हें पता ही नहीं कि जब चक्की में आटा पिसवाया जाया जाता था तो 2 घंटे सुबह लाइट आती थी, 2 घंटे शाम को लाइट आती थी, आप क्यों में खड़े होते थे, तो उसके लिए उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जिस चीज़ की उनसे और उसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, आप अगर वही बात कर रहे हो तो आपने अपनी रेलेवेंसी को और डाइल्यूट कर दिया। बट आप उनसे ये बात करो कि देखो तुम जो कर रहे हो सही हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखो, देन यू आर रेलेवेंट बिकॉज यू आर एडिंग वैल्यू एंड नॉलेज टू व्हाट दे वांट टू बी डूइंग। उनकी जो इच्छा है या जो वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सिमिलरली ऑन द हेल्थ साइड, आपको अगर आज की जनरेशन के साथ चलना है तो आपको फिट होना पड़ेगा, है ना। फिट इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज की जनरेशन आपको घुमाने तो ले जा सकती है, लेकिन वो आपका हाथ पकड़ के नहीं चला सकती है, बोले यार आप खुद चल लो, है ना, वरना आप घर पे बैठो हम जा रहे हैं, तो आपको रेलेवेंट होना है। अदरवाइज यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार आई एम मिसिंग समथिंग। मुझे अगर रेलेवेंट होना है तो मुझे अनलर्न करना पड़ता है बहुत सारे ऐसे इमोशंस को जो शायद आज से 10 साल पहले ज़रूरी थे, रेलेवेंट थे और कल्चरली सिग्निफिकेंट थे, बट आज के लिए अगर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो इम्पोर्टेंस मैं लोगों को दूंगा तो भी उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका इमोशनल क्वोशंट क्या है, मुझे उस लेवल पे अपने को लाना पड़ेगा बिना अपने फिलॉसफी और पॉलिसीज़ को चेंज किए। बट आई कांट बी समवन हु ओनली टॉक्स ज्ञान एंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डू। प्रोडक्ट हो, स्टार्टअप हो, स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप वो प्रोडक्ट करना चाह रहा है जिसकी रेलेवेंस आज और फ्यूचर के लिए है, तभी आप स्टार्टअप हो, अदरवाइज यू आर एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस गाय, राइट। सो स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है या कर सकती है, प्रोडक्ट वो होना चाहिए। बट अगर मेरे को यही करना है कि आई नीड इन्वेस्टर्स टू बिकम अ ब्रांड, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट अ स्टार्टअप। सो विच एरिया, व्हाट रेलेवेंस, but you need to be relevant. Sir, one more thing. I think this is probably the last question of the podcast. हमने बात की थी आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में, that you chose कि आपको at the age of 50 you want to travel. How was that thought came into your mind and how it all started? Yes.
पॉसिबली दैट वाज द लॉन्गेस्ट सोलो ट्रिप आई हैव टेकन. मैं ना वैसे थोड़ा सा एडवेंचर फ्रीक हूँ. So first time when I wanted to do skydiving, I was told कि you are 96 kgs. You can't. हम आपको skydiving में नहीं. Sorry, that was paragliding. He said कि हम आपको 96 में paragliding में नहीं ले जा सकते. So मैंने कहा कितना मिनिमम, बोले 93 हमारा फाइनल है. ठीक है. So मैं somehow मैनेज करके 93 पे गया 3 महीने में. कि ये मुझे करना है, मैं 93 पे ही करके आया. The reason I went to that solo trip of Ladakh, मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ मेरे को कोई जानता नहीं है, जहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था वो चीज़ें जो शायद मुझे ये समझाएं कि okay, so I never wanted to get into a trip where I wanted to get into meditation. To me, meditation is a different planet. To me, it was important that I go through a journey जहाँ पे मेरे को चीज़ें मूव होती हुई दिख रही है, और वो एक्सपोजर मेरे को शायद कुछ दे जाए. So I decided to go on a solo trip to Ladakh. अपनी फैमिली को बोला, everyone, लद्दाख सोलो ट्रिप 50 साल, crazy. I have been crazy. वो भी बहुत स्टोरी इंटरेस्टिंग है, यू नो. व्हेन आई वेंट टू लद्दाख, आई थिंक दैट वाज 2022, आई वाज 93 kgs. तो मेरे जो गाइड कम ड्राइवर थे, यंग गाय, लोकल लद्दाखी गाय, एंड वेरी लीन एंड थिन, आपके जैसे फिट एंड स्मार्ट. एंड वो मुझे, चूँकि सोलो ट्रिप थी, कहीं भी कैंप कर लेते थे, वो किसी भी ट्रैक पे चलने को बोल देता था कि चलिए इस पहाड़, गाड़ी रोकी, इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं. इमेजिन 93 kgs, 50, ना घुटनों में दम था, ना बॉडी चल रही थी. मैं बहुत परेशान, मैंने कहा यार तुम मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो. बट आई टोल्ड हिम जस्ट रैंडमली, बॉस 2 years आई विल शेड 15-20 kgs एंड आई विल कम बैक टू यू. उन 14 दिनों में मैं सियाचिन भी गया, पेंगोंग लेक पे रहा, जहाँ पे मेरा टेंट रात को उड़ गया. रात को -12 डिग्री टेम्परेचर में आई हैड नो टेंट, और रात के 2 घंटे बस मैं ऐसे ही बैठा रहा जैकेट में, और उसके बाद मुझे किसी टेंट वाले ने अपने अंदर टेंट में लिया. देन वी वेंट थ्रू अ स्नोफॉल जिसमें 45 मिनट तक हम मतलब वी वर, गॉड हैज़ बीन काइंड कि हम बच गए, काइंड ऑफ ए थिंग. इस सब ने मुझे ये समझाया कि एडवेंचर के साथ साथ इस चीज़ की वैल्यू करना कि कई बार जब कुछ लोगों ने आपको बोला होता है ना, अगर आप उसको मान लो तो गलत नहीं होता. अगर किसी ने कहा कि फ़िट होना इम्पॉर्टेंट है, तो शायद वो ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि फ़िट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है. बट कोई ना कोई ऐसा समय आएगा या मौका आएगा जब आपको याद आएगा कि उन्होंने जो कहा था कर लिया होता तो ठीक हो जाता. राइट. नाउ लेट अस रिलेट दिस टू लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ फैमिली, पीपल इन आवर फैमिली, है ना. बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें कही जाती हैं और हमें लगता है यार इनको पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं. अचानक से एक दिन हमें ध्यान आता है कि यार उन्होंने जो ये कहा था. सो मैं इस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा मैंने इवॉल्व किया कि जो कहा जाता है उसको नेगेट मत करो. करना नहीं करना अलग चीज़ है, बट सुनो, समझो उसको कि उसका पर्पस क्या है. पर्पस नहीं भी समझ सकते तो भी उस चीज़ को अपने अंदर ले आओ कि कभी ना कभी तो मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि इसको क्या करना है. राइट. फ्रॉम 93 टू नेक्स्ट ईयर May 22 I went to Ladakh, and June 23 I was 76 kgs. Okay. And I called up that guy again. I said, boss, now I am ready to come back. So let's see, hopefully next year I will go to the highest motorable road on a bike with him. Amazing. But solo trips जहाँ पे कि आप अभी क्या हो गया, आजकल की जो सोलो ट्रिप्स होती है ना, उसमें आप मैं यहाँ हूँ, देन यू एट टाइम्स यू स्टॉप एन्जॉइंग द मोमेंट्स. हाँ. सो बी इन द मोमेंट, भले वो सोलो हो, बट यार दैट सोलो ट्रिप डिड लॉट ऑफ गुड टू मी. उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों में मेरी एक दिशा दिखाई.
राइट मैं आपको एक दिशा के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रेवल. सो मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 16 में घर से बाहर निकला था पढ़ाई के लिए. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. उसके बाद वो एक हसल चला, 2 साल बहुत हार्डकोर तैयारी की. उसके बाद when I turned 18+ तो आई थॉट कि खुद से कमा के पढ़ेंगे, तो आई जॉइन टेली परफॉर्मेंस. इट वाज अ बीपीओ. यस. तो फिर 1 साल वहाँ पे प्रमोशन मिला. 6 मंथ के बाद आई गोट प्रमोटेड एज असिस्टेंट मैनेजर. वहाँ पे करीब फिर काम किया, 1.5 साल करीब वहाँ काम किया. देन आई लेफ्ट जॉब ओवरनाइट कि भाई मैं पढ़ने के लिए आया था, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो लेट्स चूज स्टडी अगेन. आई स्टार्टेड रीडिंग. पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही थी. देन आई फिर वापस लगा कि यार अब पैसा तो आ नहीं रहा कहीं से, घर वालों से वापस पैसा लेना अच्छा नहीं लग रहा है. तो आई थॉट कि चलो लेट्स स्टार्ट है स्टार्टअप. स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया. लॉकडाउन लगा, लॉस हुए, तो वो हसल चलती गई टिल 2023 एंड हाफ. वहाँ तक तो वो हसल ही थी कि जो पुराने लॉस थे उनको अपन को निकालना है, सही चीज़ें करना है. तो आई नेवर गॉट टाइम फॉर माई सेल्फ कि मैं 2 दिन के लिए भी छुट्टी लेके किसी ट्रिप वगैरह पे जाऊँ. इवन संडे वॉज वर्किंग. तो for the very first time I took a trip to Rishikesh, and I took that trip just for 1 day, and I stayed there for around like 7-8 days. Every day I went to check out कि भैया आज चेक आउट करना है, मैं 1 दिन और बढ़ा देता था. And I stayed there for 7 days. फ़ोन मेरा बंद है और मैं सिर्फ वहाँ पे 7 दिन तक मैंने स्टे किया. एंड आई थिंक कि वहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैड थॉट्स कि भाई लाइफ को इस डायरेक्शन में ले जाना है, अब तक जो कर रहे थे उनको सही क्या करना है. एंड दैट चेंज्ड अ लॉट इन मी. एक दिशा के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज़ एक दिशा? अगर कोई ऐसा, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है व्हाट इज़ एक दिशा. क्या है एक दिशा? एक दिशा एक्चुअली आपकी वो ऋषिकेश ट्रिप ही है. सो आई एम अ बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाउ, राइट. आई हेल्प पीपल अपस्केलिंग बिजनेसेस, स्ट्रक्चरिंग बिजनेसेस, माई ओन कंसल्टिंग थ्रू स्टैनफोर्ड, मैकेंजी एंड ऑल. बहुत जगह ये रियलाइज़ किया, मैं कहीं कहीं पे गेस्ट लेक्चर्स देता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ, तो ऐसा लगा कि वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, या सक्सेसफुल बिजनेस के लोग हों, कहीं ना कहीं उनका अलाइनमेंट, उनका प्रोसेस एक साथ चल नहीं रहा है ना. अब होता यह है कि वो ना तो बोल पाते हैं, ना शेयर कर पाते हैं, ना जवाब ला पाते हैं. What today's internet world is doing is that it is helping you do the scrolling. It is not helping you read. है ना. आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉलिंग में 10 सेकेंड या 20 सेकेंड की स्क्रॉलिंग में 1 या 2 शब्द आपने पकड़ लिया आपके दिमाग ने. वो 1 या 2 शब्द ने आपको और कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आप स्क्रॉलिंग 2 घंटे की कर रहे हो, हर 10 सेकेंड में एक नया टॉपिक आप उठा रहे हो, राइट. तो आपका डायरेक्शन और करप्ट हो गया. सेकेंड इज़ आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि बहुत सारे फोरम्स या एसोसिएशंस हैं, तो किसी फोरम में सिर्फ स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी में सिर्फ प्रोफेशनल हो सकते हैं, किसी में बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, और उसमें हर एक आदमी बात करता है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट. क्यों करना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, और जो करना चाहिए क्या वो सही है या नहीं की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, है ना. सो आई थॉट लेट मी डू समथिंग which is very close to my heart. I am generally someone who would want to share my inputs कि सोचो कि कुछ ऐसा करते हैं, ऐसी वर्कशॉप शुरू करते हैं जो इंटरेक्टिव हो, ओपन फोरम हो, जिसमें मैं कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं बनाऊंगा. आई नेवर वांटेड टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये बताएं कि यार आप जो डायरेक्शन ले रहे हो सही गलत है मुझे नहीं पता, उसका ये वाला साइड भी सोचा क्या, है ना. इस तरीके से भी हो सकता है सोचा क्या. सो आई डोंट टॉक अबाउट एनी सोल्यूशन, आई जस्ट चैलेंज योर माइंडसेट एंड आई जस्ट प्रोवोक योर माइंडसेट कि आपका अलाइनमेंट सही है कि नहीं है. टेक अ पॉज, देख लो कि ये साइड भी है. क्या होता है, आप जब 1-to-1 बैठ के या घर पे बात कर रहे हो तो कई बार यू फील इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ईगो और प्राइड कि यार ये कैसे किसी ने बोल दिया. और जब आप वहाँ देखते हो कि 30-35-40 लोग बैठे हुए हैं, कोई 18 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 1000 करोड़ का काम कर रहा है, कोई 12th में है, कोई MBA है, कोई लॉयर है, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यस यार मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जिसकी ये प्रॉब्लम है. सो यू स्टार्ट रिलैक्सिंग. आप रिलैक्स मेंटली होना शुरू करते हो कि हाँ ऐसा है लोग,
एंड देयर आर पीपल जिनको सबको जवाब चाहिए, सवाल अलग हो सकते हैं, है ना. सो देन आई स्टार्टेड एक दिशा इनसाइड इवनिंग्स की महीने में एक ऐसा फोरम होना चाहिए जिसको आप प्रो बोनो करो. आई डू दिस प्रो बोनो, राइट. There is no registration, nothing, no WhatsApp. We advertise it through LinkedIn and Insta just few days before. We broadcast it, we don't advertise this. And every time we take a topic. कि कभी हम बोलते हैं कि रोड मैप की इम्पोर्टेंस क्या है. अब बिज़नेस वाला रोड मैप को अपने बिज़नेस प्लानिंग से लेगा. मैं बोलता हूँ लेकिन तुम्हारी प्लानिंग का एक पार्ट तो पर्सनल भी होगा. आपकी पर्सनालिटी ऑल्सो डिसाइड्स योर रोड मैप, है ना. जो बिजनेस में नहीं है, जो सेल्फ पे हैं, उनको उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं. कभी हम बकेट लिस्ट की बात करते हैं, कभी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं मैनेजिंग मैनेजर्स कैसे होना चाहिए. इट्स अ 45-minute वर्कशॉप जिसमें आई डोंट डू, हम कोई पीपीटी नहीं करते हैं. आई डोंट डू एनी पीपीटी. आई यूज़ बोर्ड एंड वी इंटरेक्ट, लोगों से सवाल करते हैं. कोशिश ये करता हूँ कि थ्रू स्टोरीज, थ्रू रियल लाइफ केस स्टोरीज, है ना, कनेक्ट करें कि देखिए ये होता था, ऐसे होता था, हमने ऐसा फेस किया या उसने ऐसा फेस किया है, और ये शायद रेलेवेंट हो सकता है. सो एवरी एक दिशा वर्कशॉप और इंटरेक्टिव सेशन हैज़ अ सिंगल टॉपिक and then we work around it. So it's a 45-hour to an hour 30-minute session. I am so thankful to God कि पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं और धीरे धीरे रिस्पॉन्स आ रहा है. I have a good team which supports me and I am hopeful that I am able to take Ek Disha to many places. That's amazing. We have just one final round, which is a rapid fire. We'll just ask 5 questions and then we'll wrap. Yes, sir. First, आपने कॉर्पोरेट स्टार्टअप दोनों में काम किया है. दोनों में से क्या ज़्यादा थ्रिलिंग है, कॉर्पोरेट जॉब और स्टार्टअप? As a leader, corporate. As an investor, startup. Okay. If you had to start a startup now, what would you choose, bootstrapped or funded? Bootstrap. Okay. Name any CEO you admire globally. There are many. One of them is one of my bosses, MP Tapadia. He's 87 now. He is founder MD of Supreme Industries, which is around 10,000 crores. He still reaches office in time. He does not need any calculator to calculate things. He remembers everything. And his management is such कि इतना बड़ा बिजनेस है, उसके बाद भी 4 घंटे के बाद वो ऑपरेशंस में नहीं होता है. So you learn a lot from people who are in our country, who are non-tech and still relevant. He's a market leader in their products, Supreme Industries. One mistake to avoid in life. Learn to listen to your elders. भले इम्प्लीमेंट करिए या नहीं करिए, सुनना जरूर करिए. और सेकंड इज कि लोग क्या कहेंगे. एंड FOMO is the biggest poison. One philosophy for money. Become very selfish. Okay, so you have to have knowledge and goodwill. Money, if you want to earn money, don't hold any bars. Go for it 24/7. Only think of how to earn money without compromising your culture. And if you had to start everything from scratch, what would you know? What was the first thing you should do? I will build my goodwill first. All right. थैंक यू सो मच विजय भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई होप बहुत सारी बातें करनी है आपसे, एंड आई थिंक उसके लिए हमको वी नीड टू रिकॉर्ड द सेकंड और थर्ड एपिसोड फॉर द सेम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच आशीष. I mean, it's a pleasure. All the best to you, and I will look forward to see you again and connect and talk and do many more rounds. And please be a part of my Ek Disha. For sure. Thank you so much.